हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिटरेरी होम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस एलियट का बहुत ही फेमस एसे एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, ये एक रिप्लाई है। एक इनका 1918 में इनका एक एसे आया था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ओके, उसके बाद 1918 में ही मिडल्टन मरे ने एक एसे लिखा, रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन। एंड देन उसके बाद 4 साल बाद, ओके, आफ्टर द 4 years he wrote the essay in the way of reflection। इन्होंने लिखा द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, तो आज हम लोग यही इसी को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, और एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दिस इज अबाउट टी एस एलियट, जो कि इनका जो जन्म है वो 26 सितंबर 1818 में हुआ था, एज वी नो दैट। एंड इनकी जो डेथ है वो 4 जनवरी 1965 में हुई थी। एज वी नो दैट इनका जो फुल नेम है वो थॉमस स्टेंस एलियट है। और इनकी जो नेशनैलिटी है वो 1927 तक अमेरिकन थी। देन ही कन्वर्टेड इनटू ब्रिटिश नेशनैलिटी। ओके, ये सब जो है वो, ये जो टेस एलियट है वो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। सो ही वाज अ पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइटर, टीचर एंड बैंकर। ओके, ये जो है वो एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द इन इंडिया वी ऑल नो द अपर क्लास फैमिली इज नोन एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाइक दैट। तो उसी टाइप से ये अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो थे वो फाउंडर ऑफ क्रिटोनियन मैगजीन के फाउंडर माने जाते हैं। मेन इनकी जो फेमस जो थी वो एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे उस टाइम पे। उस ग्रुप का नाम था मेन ऑफ 1914। ओके, जिसमें एलियट जो फेमस थे, जेम्स जोई, वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पाउंड। ओके, तो देखा जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ और एजरा पाउंड से भी इनका कनेक्टिविटी था। कहाँ से? तो 1914 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, शेक्सपियर के हेमलेट इन्होंने ऐसे लिखा था क्रिटिसिज्म में ही, हेमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम। तो उसी में इन्होंने शेक्सपियर के हेमलेट को मोनालिसा इन लिटरेचर कहा है। क्यों कहा है, कैसे कहा है? when we discuss that essay, Hamlet and its problem by T.S. Eliot, then we will discuss all the topics, all the things, all the major points about Hamlet. Okay, what said by T.S. Eliot. Okay, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इट वाज पब्लिश्ड इन 1923। As I already said that in 1918 he wrote an essay, tradition and individual talent. Okay, then the Murray, okay, then Murray ने क्या, Murray give the reply on the tradition and individual talent and wrote the essay romanticism and tradition. Why? Because वो romantic writers थे। okay, romantic एरा से बिलोंग करते थे। और ये एक ऑर्थोडॉक्सी है टीएस एलियट। ओके, तो दरअसल ये बात है कि इनका कहना है कि वी कांट इग्नोर द ट्रेडिशन। हम लोग ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम द ट्रेडिशन। ओके, तो ये है कि इट्स अ रिप्लाई ऑफ मिडल्टन मरे, इससे रोमांटिसिज्म एंड द ट्रेडिशन, ये एक रिप्लाई है उसका। 4 साल बाद इन्होंने रिप्लाई दिया था 1923 में। ओके, जो कि डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। ओके, ये जो एसे है बाय टीएस एलियट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, which is divided into 4 parts. The first part talk about the tradition and individual talent. It's defined what is tradition and individual talent according to T.S. Eliot. Okay. Then in second part, the writer opposed the view of Murray. Okay. And in third part, the writer described the function of criticism, the function of literary criticism. And in the last part, the writer explained the conclusion, the good conclusion about this whole essay.
Okay, so single, without wasting any single second, we should start the topic. We should start the essay. So the first part talk about the tradition and individual talent. It's talk about a present work, a present art of what influence the order of the last all past works, artists, sense, and tradition. He says the problems with criticism is that order too. What the writer wants to say? The writer wants to say that जो past का जो tradition होता है, past का जो work होता है, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए. Okay, criticism. What is criticism? Criticism होती है कि आप एक सिंगल पीस ऑफ वर्क नहीं होते हैं, ये ऑटोटेलिक टेक्स्ट नहीं होता है, आर्ट नहीं होता है. क्रिटिसिज्म जो होता है वो ऑटोटेलिक आर्ट नहीं होता है. ये होता है कि अगर कोई राइटर लिखा हुआ है, आप उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उस पर एक रोमांटिसिज्म की तरह नहीं होता है ऑटोटेलिक टास्क जो आपके अंदर से आती है. नहीं, अगर कोई राइटर ने लिखा है तो आप उस पर अपना ओपिनियन डालते हैं. ओके, तो इनका कहना था टी.एस. एलियट का कि हमें अपने पास्ट के जो राइटर्स है उसको पढ़ना चाहिए. ओके, पास्ट के राइटर्स से पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और तब एक जो भी ओपिनियन है, तब आप उसके वर्क्स के ओपिनियन को अपना ओपिनियन दीजिए, उसको क्रिटिसाइज कीजिए. ओके, ही सेज अ बैड आर्टिस्ट. ओके, he says a bad artist always tries to prove himself unique with his trifling differences. Okay, उसकी जो differences होते हैं वो अपने आप को एक अलग साबित करना चाहता है, जो कि गलत है. बैड आर्टिस्ट का काम है वो. He then bearing this argument could criticize the exposition of work of art by means of reading words for elucidation and art and correction of taste. Criticism is not a autotelic art. Yes, criticism जो होता है वो autotelic art नहीं होता है. ये आप किसी पे criticize करते हैं. The writer just want to say. तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म तो बताया, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये रोमांटिक की तरह नहीं होता है. जो रोमांटिसिज्म क्या होता है, जो आप अपने अंदर की जो फ्यू पॉइंट है, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको लिखते हैं. बट दैट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में कहा था कि डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ रीडर. इन्होंने बोला है कि डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द रीडर. व्हाई? बिकॉज आप किसी के अपने अंदर की फीलिंग्स को बताते हैं इन द वे ऑफ रोमांटिसिज्म, इन अ वे ऑफ रोमांटिक, तो उससे रीडर्स को क्या मतलब. दैट्स व्हाई the Middleton Murray wrote the Romanticism and the Tradition. So this is the first part of the function of criticism. Simply in this first part, the writer wants to say that the tradition, the past, our past work, our past life, our past uh, generation is history. So suppose our history is the mirror of our present life. Just writer wants to say that. Why? If you have any problem, go through the history and you can learn a lot of things. Why? Because आपकी हिस्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी हो चुकी है जो आपके प्रेजेंट लाइफ में हो रही है, तो आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. हाउ? when you read, when you have a deep knowledge about the history. So वही just writer wants to say that कि आपको आपके जो पास्ट के राइटर्स हैं, चौसर, हाँ, उन सब चौसर हुए या जो भी हुए राइटर्स, पास्ट के जो राइटर्स हुए, उन सभी को आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए. उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया. होमर इज द फर्स्ट क्रिटिक होमर को माना जाता है. तो होमर से आपको सीखना चाहिए, चौसर से आपको सीखना चाहिए, जो भी पार्ट्स के जो क्रिटिक्स हुए हैं उनसे आपको सीखना चाहिए, और देन आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए. ओके,
Criticism is not the autotelic text. Okay, he criticized critics for not or collaborating of always fighting with each other. Critics, he says, critics को इन्होंने कहा कि need to put aside their prejudice, अपने prejudice को अपने बगल में रखो, and certain criticize useful while some is not. Okay, that is very important points. So this is the some important points about the first part of the function of criticism. Okay, so we should go through the second part of the. So in the second part of the essay, the function of criticism. In this part, the writer opposed the view of the Murray. And what is the view? Let's see. In this essay, in this part, the Middleton Murray says in own essay, Romanticism and Tradition. What said? That classicism is like a Catholicism. What is classicism and what is Catholicism? Catholicism in orthodoxy. Okay, and classicism is related to the tradition. So the writer just said that the classicism is equal to Catholicism. Okay, and according to Murray, authoritative and more French and non-English and Romanticism is equal to inner voice, individual English. Yes. What is Romanticism? What is Romanticism? Romanticism, it means its own opinion about any particular thing, any particular topic. Okay. Suppose a writer like Wordsworth. What is Wordsworth? The Wordsworth's a poem. When we talk about the Wordsworth, he is a romantic writer, and when in all the poems, the writer talk about the individuals. The writer explain own experiences, own feelings according to the feelings about any particular uh, topic, any particular thing. Okay, John Keats is also a romantic writer, and the very famous poem of very famous poem of Wordsworth, that Borrowdale. Okay, Borrowdale, in the poem Borrowdale, the writer talk about the tree Borrowdale. Okay, so he is a very he is a romantic writer. So what the work of romanticism? It's the romanticism talk about inner voice, talk about individuals, talk about English, and then so he opposed the view of Eliot. Who's opposed the view of Eliot? Murray. What said? That classicism is like a Catholicism. Okay, and he criticized the authoritarian nature of classicist. It's explain the authoritarian nature of classicist. Why? This is a work of T.S. Eliot. So this we should learn, we should read this work in the way of entertainment. Both are good. Both are good in own point of view. Murray is also good, and Eliot is also good. But we can't go through a particular favor. Why? We should learn, we should read this essay, this work of T.S. Eliot in the way of entertainment. And what the point of view of Eliot? The point of view of Eliot, right? The T.S. Eliot said that the romanticism is immature. That is the matter. Why? Okay, so romanticism is immature, doing what one like is indisciplined. This is the important point. Indisciplined. People who sought achieve nothing. Heretics against Christians' doctrines. Yes, and producers of personal and emotional poetry, childlike, and those who deny the original
seen investing much power in individuals and self. यहाँ पे इन्होंने कहा कि रोमांटिसिज्म क्या है, इनडिसिप्लिन्ड है वो जो है क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है। क्रिश्चियनिटी का जो डॉक्ट्राइन होता है, जो बेसिक होता है, उसके अगेंस्ट है। इट मीन्स ये रिलीजन के भी अगेंस्ट है। He concludes that in 1600 French and already a more mature. यहाँ पे रोमांटिसिज्म को इन्होंने गलत साबित किया है। इन्होंने साबित किया है, but we can't hate the Murray. We can't hate the point of Hare. Okay, because both are good in own perceptions. Okay, so let's see the third part of the essay. And here the Murray explains the classicism is a tradition. I already said classicism is a tradition, dogmatic and better. इन्होंने ही खुद को बेटर बता दिया कि क्लासिसिज्म जो होता है ट्रेडिशन है। यहाँ पे मैं भी डिनाई करता हूँ कि क्लासिसिज्म इज ट्रेडिशन बट डॉगमेटिक और बेटर। आई कांट डिनाई। ओके, that this is the third part of the essay. Here the writer explained what is the function of criticism. So let's see what the writer says. What is the function of criticism? The writer says that he against criticizes people who follow inner voice by saying that those people don't follow any rules or principles like the principles of criticism. He is about to present that criticism functions to perfect art and need to follow the laws and the tradition art. Okay, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है? यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो उनको अगेंस्ट उन सभी क्रिटिसाइजर्स के वो अगेंस्ट है जो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म according to T.S. Eliot. Okay, and inner voice cannot always tell the truth. That is the perfect point. आपकी जो inner voice है वो हमेशा आपको truth नहीं बताती है। Okay, he calls the inner voice wiggery. यहाँ पे wiggery इन्होंने बात बोला है। जॉन केट्स का एक है जॉन केट्स का है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी के टर्म में टीएस एलियट ने भी कहा है कि आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सोचना चाहिए, ना कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस उस ऑब्जेक्ट में डालनी चाहिए। ओके, तो आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सोचना है, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस उस ऑब्जेक्ट में नहीं जानी चाहिए। देन यू विल बी अ गुड राइटर। ओके, so that's the point. And that this is the last part of the essay. A creative writer is a critical in himself. Yes, disagree with the Matthew Arnold who differentiate between the creative and critical mind. Yes, highest criticism done by author of his work. Yeah, that is the point. That highest criticism is done by the author of his work, and writers with the critical faculty are great writers. Criticism find its true fulfillment is a kind of union with the creation in the labor of the artist. इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक कंक्लूजन दिया है कि जो ग्रेट राइटर्स होते हैं उनकी विद क्रिटिकल फैकल्टी, उनके पास एक अच्छा फैकल्टी होता है, उनके पास एक अच्छा नॉलेज होता है। हाँ, यहाँ फिर क्या बोला? ट्रेडिशन को फॉलो करो। ओके, यू हैव अ ट्रेडिशन, you are already following the tradition. It means you have a deep knowledge about the past, about the writers who worked, the writers' works of the past. Criticism finds its truthful fulfillment in the kind of union with the creation in the labor of artist. Okay, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। Criticism isn't creative but creative is critical. Yes, criticism जो है वो creative नहीं है,
लेकिन जो क्रिएटिव है वो क्रिटिकल है। यही तो बात है जो कि रोमांटिसिज्म से ये अलग बनाती है। ओके, रोमांटिसिज्म क्या बोलते हैं कि क्रिएटिसिज्म इज अ क्रिएटिव, बट टीएस एलियट क्या बोलते हैं कि जो क्लासिसिस्ट क्या बोलते हैं कि क्रिएटिव जो है इज अ क्रिटिकल। यही दोनों डिफरेंस है। ओके, criticism is have a sense of fact. Yes, Eliot gives the example of what the fact may be is equal to condition, settings, genesis, something with the prejudice. आपको अपनी prejudice साइड में रखनी है और you have to work, you have to think according to the object. Okay, and that is the last point. True interpretation give is equal to given fact to the reader. Okay, opinions are not as important as fact. Okay, and one cannot always truly understand what the author wants to say. It means what? जो ट्रू जो ट्रू ओपिनियन होता है आपको वही डालना है। ओपिनियंस आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द फैक्ट। आपके फैक्ट के लिए आपका ओपिनियन सही या गलत नहीं हो सकता है। One cannot always truly understand what the author wants to say. ऐसा होता है। Yes. Cheap tools of the critic are comparison comparison and analysis. Interpretation is bad. Opinions are bad. Yes. Critics should try to arrive to a truth with the cooperation of creative activities. Yes. This is very fun, important points about the function of criticism. This is a conclusion. So, what the this is the summary of the summary of the function of criticism. So, in part one, what the writer says, it's talks about the tradition. So, the writer says the past is not dead. It means you have to follow the tradition. You have to follow the past. Okay, and what said all? The past jump into present. Then you follow the past. आपका जो past है वो present पे jump करेगा, and then the past lives on in the present, and the past is an intimate relation with the present. This is the part one of the essay. Okay, and in second part, what the writer explained? Tradition, it means the past. Okay, so the tradition is equal to accumulation of knowledge, wisdom, and experiences of the past. So this is the important point of this essay, the function of criticism. So this is the full explanation, Hindi explanation or English explanation of the function of criticism by T.S. Eliot. So if you like this video, don't forget to like, comment and share, and please subscribe. Thank you.